बैक टू माय चैनल। देखिए बेटा, इससे पहले की वीडियो में हम पढ़ रहे थे बड़े भाई साहब चैप्टर को, जिसमें हमने ये पढ़ लिया था कि बड़े भाई की डर की वजह से छोटा भाई जो है वो टाइम टेबल बनाता था कि अब मैं मन लगाकर पढ़ूं। देखिए, उसके बाद शुरू करते हैं। आगे क्या हुआ? वार्षिक परीक्षा हुई, भाई साहब फेल हो गए और लेखक पास हो गया। जैसे कि मैंने आपको बताया था इधर बेटे कि ये लेखक कौन है? लेखक है प्रेमचंद, छोटे भाई। ठीक है ना? जो कि पढ़ाई में जिनका बिल्कुल मन नहीं लगता था और बड़े भाई साहब हर टाइम पढ़ते रहते। और लेखक अपनी कक्षा में प्रथम प्रथम यानी फर्स्ट आया। ठीक है। अब लेखक और भाई साहब के बीच 2 साल का ही अंतर रह गया था। इस बात से उसे अपने ऊपर घमंड हो गया था। अब घमंड किसको हो गया? कौन फर्स्ट आया था? छोटे भैया, छोटा भाई। ठीक है, उसे ये घमंड हो गया कि मैं तो फर्स्ट ही आ जाता हूँ। इसलिए उसने सोचा कि बड़े भाई साहब अब मुझे क्या डांट पाएंगे। और उसके अंदर आत्मसम्मान भी बढ़ गया था। इतना कॉन्फिडेंट हो गया था कि बिना बताए भाई साहब को बाहर चला जाता था खेल। बड़े भाई साहब लेखक को कहते कि ये मत सोचो कि वे फेल हो गए हैं। जब वह उनकी कक्षा में आएगा तब उसे पता चलेगा कि कितनी मेहनत करनी पड़ती है। जब एलजेब्रा, ज्योमेट्री आदि, मतलब कई सारे इसमें सब्जेक्ट बताए हैं कि जब इनके ऊपर कठिन कठिन परिश्रम करना पड़ेगा ना, तब पता चलेगा तुम्हें। इंग्लिस्तान का इतिहास याद करना पड़ेगा, तब पता चलेगा। बादशाहों के नाम याद रखने कितनी परेशानी होती है। परीक्षा में कहा जाता है कि समय की पाबंदी पर निबंध लिखो जो 4 पन्नों से कम नहीं होना चाहिए। तो ये सब बता रहे हैं कि वो आसान मत समझो पढ़ाई को, पढ़ाई बहुत हार्ड है। आगे क्या कह रहे हैं? आगे कह रहे हैं कि अब अपनी कॉपी सामने रखकर अपनी कलम हाथ में लेकर सोच सोच कर पागल होते रहो। लेकिन सोच रहा था कि अगर पास होने पर इतनी बेइज्जती हो रही है तो अगर फेल हो गया होता तो पता नहीं भाई साहब क्या करते, शायद उनके प्राण ही ले लेते। लेकिन इतनी बेइज्जती होने के बाद भी पुस्तकों के प्रति उसकी रुचि नहीं हुई। यानी कि उसको इंटरेस्ट नहीं था पढ़ने के लिए। रुचि कहते हैं इंटरेस्ट। खेल कूद का जो भी अवसर मिलता वह हाथ से नहीं जाने देता। पढ़ता भी था लेकिन बहुत कम। बस इतना पढ़ता था कि कक्षा में बेइज्जती। कहता है ना बेटे, थोड़ा पढ़ने से अगर उसके माइंड में इतना जा रहा है तो इसका मतलब वो कितना शार्प माइंडेड बच्चा है कि एक बार पढ़ा और सारा कुछ याद हो गया और लिख कर आया और फर्स्ट आ गया। तो बेटे, कुछ बच्चों के ऐसा कहते हैं कि कुछ बच्चों का दिमाग ऐसा होता है कि थोड़ा पढ़कर ही सब कुछ याद हो जाता है। कुछ पूरा दिन पढ़ते रहते हैं फिर भी उन्हें समझ नहीं आता है। फिर से सालाना परीक्षा हुई। तो बेटा, यहाँ पर जो ये सालाना है, देखिए ये सालाना जो है, सालाना किसे कहते हैं? इसे कहते हैं फाइनल एग्जाम्स। वर्ष में एक बार होता है। ठीक है। परीक्षा हुई और ऐसा इत्तेफाक हुआ कि लेखक फिर से पास हो गया और भाई साहब फिर से फेल। जब परीक्षा का परिणाम सुनाया गया तो भाई साहब रोने लगे और लेखक भी रोने लगा। अब भाई साहब का स्वभाव कुछ नरम हो गया। उन्होंने सोचा बार बार मैं इसको डांटता रहूं, कुछ करता रहूं, ये तो फर्स्ट आ रहा है, हर बार फर्स्ट आ जाता है, पास हो जाता है, मैं ही रह जाता हूँ। तो उन्होंने थोड़ा उसको डांटना ना जरा कम कर दिया। कई बार लेखक को डांटने का अवसर होने पर भी लेखक को नहीं डांटते थे। शायद उन्हें खुद ही लग रहा था कि अब उनके पास लेखक को डांटने का अधिकार नहीं, और अगर है भी तो बहुत कम। अब लेखक की स्वतंत्रता और बढ़ गई थी। वह भाई साहब की सहनशीलता का गलत उपयोग कर रहा था। उसके अंदर, आगे देखते हैं, उसके अंदर एक ऐसी धारणा ने जन्म ले लिया, यानी कि उसके मन में एक ऐसी बात पलने लगी। क्या पलने लगी? ऐसी धारणा कहते हैं, ऐसे मन में विचार आने लगे कि चाहे पढ़े या ना पढ़े पास तो हो ही जाएगा। उसकी किस्मत बहुत अच्छी है। इसलिए भाई साहब के डर से जो थोड़ा पढ़ लेता था, मतलब जो थोड़ा बहुत पढ़ता था ना, उसमें पास होता था। लेकिन अब फिर क्या हुआ? जब भाई साहब से डर खत्म हो गया तो उसने वो पढ़ना भी बंद कर दिया। अब लेखक को पतंगबाजी का नया शौक लगा। देखिए बेटे, आपके पाठ में पतंगबाजी मतलब पतंग उड़ाने को कनकौवा उड़ाना कहा गया है। क्या कहा गया है? कनकौवा उड़ाना। उनको एक नया शौक हो गया था। अब उसका सारा समय किसमें गुजरता था? पतंगबाजी यानी पतंगे उड़ाने में गुजरता। फिर भी वह बड़े भाई साहब की इज्जत करता था और उनकी नजरों से छिपकर ही पतंग उड़ाता था। एक दिन शाम के समय हॉस्टल से दूर लेखक एक पतंग पकड़ने के लिए बिना किसी की परवाह किए दौड़े चला जा रहा था। अब लेखक, मैंने आपको बताया, छोटा भाई।
अचानक भाई साहब से उसका आमना सामना हो गया, यानी कि जब वो पतंग पकड़ने जा रहा था, उसका झुंड यानी उसके साथ फ्रेंड्स जा रहे थे, तो सामने किसको खड़ा पाया? आमना सामना किसका हो गया? बड़े भाई साहब। ठीक है। वे शायद बाजार से लौट रहे थे, उन्होंने बाजार में ही उसका हाथ पकड़ लिया और बड़े क्रोधित भाव से बोले, इन बेकार के लड़कों के साथ तुम बेकार के पतंग पकड़ने के लिए दौड़ते हुए शर्म नहीं आ रही है? तुम्हें इसका भी कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम छोटी कक्षा में नहीं हो? अब वो ये भी कह रहे हैं, देखो कि तुम अब बड़ी कक्षा में हो, बड़ी क्लास में हो, तो शर्म करो कुछ, थोड़ी सी मतलब अपने अंदर थोड़ी मेच्योरिटी लाओ। बल्कि तुम 8वीं कक्षा में हो गए हो और मुझसे सिर्फ एक कक्षा पीछे पढ़ते हो। आखिर आदमी को थोड़ा तो अपनी पदवी कहते हैं अपना लेवल, अपना जो तुम्हें मिला है मेडल, मतलब तुम इतनी बड़ी क्लास में आ गए हो, के बारे में सोचना चाहिए। ठीक है। किताबें पढ़ लेने से वो अब वो देखो क्या कह रहे हैं कि समझ जो है, यानी कि जितनी जो अकल तुम में नहीं है, कहीं भी घूमते फिरते फिरते हो, कहीं भी खेलते कूदते हो, ये समझ तुम्हारे अंदर नहीं है, तो ये किताबें पढ़ने से नहीं आती है, ये दुनिया को देखने से आती है। दुनिया देखना यानी कि एक्सपीरियंस से आती है। दुनिया देखने का मतलब होता है बेटे एक्सपीरियंस। बड़े भाई साहब लेखक को कहते हैं कि घमंड जो अपने दिल में पाल रखा है ना तुमने, कि बिना पढ़े पास हो सकते हो, उन्हें लेखक के डांटने समझाने का कोई अधिकार नहीं। इसे जरा अपने दिमाग से निकाल दो। वो दोबारा डांट रहे हैं। बड़े भाई साहब के रहते लेखक कभी गलत रास्ते पर नहीं जा सका। बड़े भाई साहब लेखक से कहते कि अगर लेखक नहीं मानेगा तो भाई साहब उसे थप्पड़ भी मार देंगे। मतलब इतना अधिकार रखते थे कि मैं तुम्हें क्या कर दूंगा, एक थप्पड़ भी लगा दूंगा अगर तुमने मेरी बात को नहीं माना। थप्पड़। और उसको अपनी बात अच्छी, उनकी बात अच्छी नहीं लगती, उनको बड़ा चिढ़ मचती थी छोटे भैया को, कि जब देखो डांटते रहते हैं, जब देखो भला बुरा कहते रहते हैं। अब तो ये भी कह रहे हैं कि मैं थप्पड़ लगा दूंगा। लेखक भाई साहब की इस समझाने की नई योजना के कारण उनके सामने सर झुका कर खड़ा था। देखो बेटे, इतना लिहाज वो जरूर करता था कि बड़े भैया हैं, उनसे जबान नहीं लड़ानी है, उनसे बदतमीजी नहीं करनी है, तो वो थोड़ा सा मतलब उनके सामने सर झुका के खड़ा हुआ था, उनके सामने जबान नहीं चलाता था। इतना लिहाज वो रखता था कि मैं छोटा हूं और वो बड़े हैं। आजकल के जमाने में ऐसा लिहाज नहीं रहा है। आज लेखक को सचमुच अपने छोटे होने का एहसास हो रहा था। न केवल उम्र से बल्कि मन भी, भाई साहब के लिए मन में इज्जत और भी बढ़ गई। लेखक ने उनके प्रश्नों का उत्तर नर्म आंखों से दिया कि भाई साहब जो कुछ कह रहे थे बिल्कुल सही था, उनको ये सब कहने का अधिकार था। वो क्या कह रहे थे कि मैंने तुम्हारी वजह से ना अपने बचपन का गला घोटा है। वो कह रहे थे कि क्या मेरा मन नहीं करता है कि मैं जाऊं और पतंग उड़ाऊं, लेकिन तुम्हारी वजह से मैं अपने सारे जितने भी शौक हैं उनका गला घोटता हूं, कि अगर मैं बिगड़ गया तो तुम्हें कौन सुधारे। बड़े भाई साहब ने लेखक को गले लगा लिया और कहा कि वे लेखक को पतंग उड़ाने से मना नहीं कर रहे हैं, उनका भी मन करता है कि वह पतंग उड़ाए, लेकिन अगर वे ही रास्ते से भटक जाएंगे तो लेखक की रक्षा कौन करेगा? जैसे मैंने बताया कि कैसे करेंगे, खुद ही बिगड़ जाएंगे तो उसको सलाह कैसे देंगे? बड़े भाई होने के नाते यह भी तो उनका कर्तव्य है। कर्तव्य यानी उनके जो फर्ज हैं, जब बड़ा इंसान होता है तो उसके कुछ फर्ज होते हैं ना छोटे भाई के लिए। इत्तेफाक से उस समय कटी पतंग लेखक के ऊपर से गुजरी। उसी डोर कटी हुई थी और लटक रही थी। लड़कों का एक झुंड, यानी बहुत सारे लड़के, झुंड किसे कहते हैं बेटे? बहुत सारे लड़के इनके पीछे पीछे दौड़ रहे थे। भाई साहब लंबे थे, मतलब हाइट में बड़े थे। उन्होंने उछल कर वो डोर पकड़ ली और बिना बिना सोचे समझे, देखिए उछल कर डोर पकड़ लिया और बिना सोचे समझे हॉस्टल की ओर दौड़े, और लेखक भी उनके पीछे पीछे दौड़ गया। ये होता है आपके चैप्टर का एंड। देखिए यही सब कुछ है। बड़े भाई साहब छोटे भाई को हर टाइम सलाह देते रहते थे। भले ही वो पढ़ने में वीक थे, लेकिन उसे समझदारी की बातें ही सिखाते थे। और लास्ट में छोटे भाई को इस बात का एहसास हुआ कि बड़े भाई ने मेरे लिए मुझे सुधारने के लिए अपने बचपन का गला घोटा है, यानी कि अपने बचपन का कई चीजों का त्याग किया है, क्योंकि वो चाहते थे कि मैं अच्छे रास्ते पर चल। तो बेटे आई होप आपको ये चैप्टर समझ आया होगा। मिलती हूँ दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। बाय बाय।